हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। तो हम पढ़ रहे थे द फैक्ट्रीज एक्ट और इतने लंबे सफर के एक अंतिम छोर पे हम आ ही चुके हैं, क्योंकि ये लास्ट सेकंड वीडियो होने वाली है और इसके बाद एक वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि फैक्ट्रीज एक्ट को पूरी तरह खत्म मतलब आपके दिमाग में उतार दी जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं सेक्शन 85 से। सेक्शन 84 तक हम पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है बेटा जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो हमने पढ़ा था पेमेंट इन एडवांस, मोड ऑफ रिकवरी, पावर टू मेक रूल्स, ठीक है, पावर टू एग्जेम्प्ट फैक्ट्रीज, ये सारी चीजें हमने अप टू सेक्शन 84 पढ़ लिया था। ठीक है, सेक्शन 85 जो है बेटा वो एक नया चैप्टर ही आ गया है यहाँ से, जिसका नाम है चैप्टर 9 जो कि डील करता है स्पेशल प्रोविजन से। ठीक है, ये डील करता है आपके स्पेशल प्रोविजन से। कुछ ऐसे स्पेशल प्रोविजंस हैं जिसके बारे में ये पूरा चैप्टर जो है वो डील कर रहा है। सॉरी कट गया, कोई बात नहीं। चलिए आते हैं हम सेक्शन 85 पे। सेक्शन 85 कहता है पावर टू अप्लाई द एक्ट इन सर्टेन प्रीमाइसेस। मान लिया कोई प्रीमाइसेस है, कोई एक एरिया है और वहां पे आपको इस एक्ट को लागू करना है, तो क्या क्या कंडीशन होने चाहिए। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है बेटा वो कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो चाहे, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो कर सकते हैं वाया नोटिफिकेशन व इन द ऑफिशियल गजट। क्या कर सकते हैं, ये चीज मेंशन कर सकते हैं कि कहां पे ये एक्ट अप्लाई होगा, और ये प्रोविजन डाल सकते हैं कि ऐसी जगह पे जहां पे 10 या 10 से कम लोग काम करते हैं वहां पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। ऐसा स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, कि 10 या 10 से कम वर्कर्स हैं जहां पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। और इसका दूसरा पार्ट कहता है, क्या कहता है भाई, तो ऐसा कोई भी पर्सन है, ठीक है, जो वहां पे किसी प्रीमाइसिस में काम कर रहा है लेकिन उसको ओनर ने उसको एम्प्लॉय नहीं किया है। ठीक है, मतलब वर्क तो कर रहा है पर नॉट एम्प्लॉयड बाय ओनर ने एम्प्लॉय नहीं किया है, नॉट एम्प्लॉयड बाय ओनर। ठीक है, और वो प्रीमाइसिस में सिर्फ ओनर काम नहीं करता है, और भी लोग काम करते हैं। ठीक है, अकेला ओनर नहीं चलाता है, तो उस केस में भी उस पे ये प्रोविजन लागू नहीं होगा। ऐसा स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वाया नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट ऐसा वो प्रोविजन ला सकती है। ठीक है, लेकिन अगर कोई एक ऐसा एरिया है, ठीक है, इसका पार्ट 2 यही कह रहा है कि अगर कोई ऐसा प्रीमाइसिस है, ठीक है, ऐसा कोई प्रीमाइसिस है, ठीक है, तो और ओनर जो है वही वहां पे सिर्फ है, ओनर ही आपका ऑक्यूपायर है उस एरिया में। ठीक है, मतलब कि ओनर ही ऑक्यूपायर है, तो उस केस में जो पर्सन है वो वर्कर रहेगा, चाहे कंडीशन कुछ भी हो, द पर्सन विल बी डीम्ड टू बी अ वर्कर। ठीक है, तो कहा जा रहा है क्या कहा जा रहा है बेसिकली कि ये एक्ट अप्लाई अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो जहां पे 10 वर्कर से कम है वहां पे इस एक्ट को अप्लाई करने से मना कर सकती है। ठीक है, चलिए आते हैं सेक्शन 86 में। अब सेक्शन 86 क्या कहता है भाई, देखते हैं। सेक्शन 86 कहता है पावर टू एग्जेम्प्ट पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। पावर टू एग्जेम्प्ट पब्लिक इंस्टीट्यूशन में जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है उसको एग्जेम्प्ट किया जा सकता है। कह रहा है कि अगर कोई भी ऐसा मतलब होता है ना कि कोई भी एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है जहां पे कुछ काम भी चल रहा है, ठीक है, मान लेते कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग है, कोई स्कूल है, लेकिन वहां पे क्या है कि जब वहां का काम खत्म हो जा रहा है तो वहां पे कोई वर्कशॉप चलाई जा रही है, ठीक है, वहां पे कोई वर्क प्लेस है, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रही है वहां पे। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है बेटा, स्टेट गवर्नमेंट के पास हमारी पावर है, किस चीज की पावर है, एग्जेम्पशन की पावर है। ठीक है, कहां भाई, अगर कोई एग्जेम्पशन की पावर है कहां, तो अगर कोई वर्कशॉप है जो कि किससे अटैच्ड है, वर्कशॉप है जो अटैच्ड विद पब्लिक इंस्टीट्यूशन से अगर कोई वर्कशॉप अटैच्ड है तो फिर वो क्या है कि उसको स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट इन सारे प्रोविजन से एग्जेम्प्ट कर सकते हैं, पर किन किन चीजों से एग्जेम्प्ट नहीं कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं किन किन चीजों से एग्जेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है भाई कि किन चीजों से नहीं एग्जेम्प्ट कर सकते, आवर्स ऑफ वर्क से। अब इसका मतलब ये नहीं कि एग्जेम्पशन मिल गया तो 12-12 घंटे काम कराया जा रहा है, 15 घंटे काम कराया जा रहा है, बिल्कुल नहीं। आवर्स ऑफ वर्क जो है उससे भी एग्जेम्पशन नहीं मिल सकता है। उसके अलावा जो हॉलीडेज है बेटा की 7 दिन में आपको 1 दिन हॉलीडे मिलेगा, तो ये जो प्रोविजन है इसमें एग्जेम्पशन नहीं मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो भी इंटरवल्स हैं, जो भी आपके इंटरवल्स हैं, तो उस इंटरवल को लेकर के एग्जेम्पशन नहीं मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर जो आपका लंच ब्रेक्स वगैरह मिलते हैं, ठीक है, लंच ब्रेक्स मिलते हैं, उसके बाद फिर अगर छोटा बच्चा है तो उनको फीडिंग ब्रेक्स वगैरह मिलते हैं, तो ये सारी चीजों से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। मतलब ये सारे फैक्टर्स हैं जिससे एग्जेम्पशन नहीं मिला है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। मतलब स्टेट गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट कर सकती है, पर कुछ ऐसे प्रोविजन है ना बेटा इस एक्ट के जो बिल्कुल बेसिक है, मतलब उससे प्रोविजन करना, मतलब ह्यूमन जो बेसिकली जो ह्यूमन राइट्स है ना, या फिर जो ह्यूमन का मतलब जो बेसिक बेनिफिट्स है उससे उसमें कमी ले आना, तो ये कहीं ना कहीं वर्कर्स के खिलाफ हो जाएगा। तो इसीलिए इन सारे प्रोविजंस पे जो है स्टेट गवर्नमेंट कोई भी ऐसा ब्रेक नहीं लाएगी। ठीक है, चलिए
आते हैं अगले पार्ट पे। अगला पार्ट क्या कहता है? अगला पार्ट है हमारा सेक्शन 87। सेक्शन 87 डील्स विद डेंजरस ऑपरेशंस। क्या समझते हैं भाई डेंजरस ऑपरेशन से? पहले भी हमने बहुत पढ़ा है अबाउट द हजार्डस ऑपरेशन, डेंजरस ऑपरेशन। तो क्या है ये डेंजरस ऑपरेशन? चला देखते हैं क्या है ये। तो कह रहे हैं कि जब स्टेट गवर्नमेंट, इसका पार्ट क्या है बेटा? कह रहा है कि जब स्टेट गवर्नमेंट, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, उसको लगता है कि ये जो पर्टिकुलर उनका अगर ये ओपिनियन है, ठीक है, अगर उनका ये ओपिनियन है कि ये जो पर्टिकुलर फैक्ट्री है वहां पे कुछ रिस्क है, यहाँ पे कुछ जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं उनको थोड़ा बहुत ऐसा रिस्क लग रहा है कि हो सकता है कि इनको कुछ नुकसान हो, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर ऐसा कुछ कंडीशन आता है तो उस केस में क्या किया जाएगा बेटा? तो उस केस में क्या है कि वो चाहे तो रूल्स बना सकते हैं, वो चाहे तो क्या कर सकते हैं? रूल्स बना सकते हैं, ठीक है। अगर उनको लगता है कि कोई रिस्क है, रिस्क किस चीज का है भाई? या तो इंजुरी का रिस्क हो सकता है, या तो फिर डिजीज का रिस्क हो सकता है। तो अगर उन्हें लगता है कि ऐसा कोई भी रिस्क है तो वो क्या कर सकते हैं? वो बना सकते हैं आपके लिए रूल्स। अब रूल्स क्या क्या बना सकते हैं? तो रूल्स बना सकते हैं क्या? स्पेसिफाइंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है, स्पेसिफाइंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को क्या करना है? स्पेसिफाई करके कि भाई ये रिस्की है, कि भाई इसको डेंजरस है तो फिर डेंजरस में फ्लैग करेंगे, इसको कहेंगे कि भाई ये वाला पार्ट जो है वो डेंजरस है और इसके जो रूल रेगुलेशन है वो क्या होंगे बेटा? वो डेंजरस की तरह ही ट्रीट किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा क्या हो सकता है? प्रोहिबिट कर सकते हैं, या तो वो काम अगर बहुत ज्यादा रिस्की है तो वो प्रोहिबिट कर सकते हैं या रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं टू सर्टेन क्लासेस, जैसे कि जो विमेन है, विमेन के लिए नहीं करना है ये, फिर जो एडोलेसेंट हैं उनको नहीं करना है ये। तो ये सारा रिस्ट्रिक्शन भी अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो यहाँ पे डाल सकती है, ठीक है। इसके अलावा और क्या कर सकती है? मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बोल सकती हैं कि भाई आपको टाइम टू टाइम मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉयर ये थोड़ा ना कहेगा कि भाई हम जो काम कर रहे हैं बहुत रिस्की है, इससे लोगों की जान खतरा हो सकता है, ऐसा कोई भी एम्प्लॉयर नहीं कहता है। तो वो क्या कर सकते हैं? टाइम टू टाइम मेडिकल एग्जामिनेशन करा सकते हैं, और जो लोग फिट नहीं है, जो लोग फिट फॉर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उनको काम करने से मना कर सकते हैं कि भाई ये लोग, क्योंकि इसमें क्या है? एक्सपर्टीज चाहिए। याद है आपको फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए होता है? पिछले लेक्चर्स में जिन्होंने देखा उनको याद होगा कि फिटनेस सर्टिफिकेट्स वगैरह चाहिए होते हैं। तो अगर जो भी व्यक्ति है जो फिट फॉर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उनको ये क्या कर सकते हैं? टाटा बाय बाय, कि मतलब आपको यहाँ काम नहीं करना है, ठीक है। उसके अलावा क्या कर सकते हैं? कुछ स्पेसिफिक मटेरियल को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर मटेरियल है जो कि नुकसानदायक है, या ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो नुकसानदायक है, तो उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कर सकते हैं? एडिशनल फैसिलिटीज, एडिशनल वेलफेयर एमिनिटीज के लिए, ठीक है, एडिशनल वेलफेयर एमिनिटीज के लिए, या फिर क्या है? सैनिटरी फैसिलिटीज के लिए भी बोल सकते हैं कि भाई कोई सैनिटरी, मतलब कि ये उनको लग रहा है कि भाई इस चीज से हजार्ड हो सकता है, क्योंकि बेटा जो सैनिटरी फैसिलिटीज है वहां पे भी बहुत सारा रिस्क होता है ना, बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं। अगर उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज नहीं किया जा रहा है ना, बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। तो अगर उनको ऐसा लगता है तो इसके लिए भी वो सर्टेन प्रोविजंस को इशू कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आते हैं हम सेक्शन 87A में। 87A क्या कहता है? 87A कहता है पावर टू प्रोहिबिट, मजा आ रहा है पढ़ने में कि नहीं? आज एक्चुअली हमारा 1 मंथ बर्थडे है, ठीक है, क्योंकि 1 महीने पहले ही आपसे हम जुड़े थे, तो इट्स वेरी वेरी हैप्पी मोमेंट। और मतलब आप लोग का इतना इनॉर्मस सपोर्ट मिला है ना कि मतलब वी आर इंटेंडिंग कि हम इसको बहुत आगे तक ले जाएं। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू जो हमसे जुड़े हुए हैं। पावर टू प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट ऑन अकाउंट ऑफ सीरियस हजार्ड, ठीक है। देखो अगर थोड़ा बहुत हजार्ड है, थोड़ा बहुत नुकसान लग रहा है ऐसा, ठीक है, तो उस केस में क्या किया जा सकता है? उस केस में किया जा सकता है कि भाई प्रोहिबिट कर दे, एक सर्टेन क्लास को प्रोहिबिट कर दे, पर काम बंद नहीं कराएंगे। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर सीरियस हजार्ड है, मतलब कि नुकसान बहुत ज्यादा है, कि लोगों की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो सकती है, ठीक है, और हो सकता है कि इंजुरी हो जाए, हो सकता है डेथ भी हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये इस फैक्ट्री के कारण, ये जो फैक्ट्री है ना बेटा यहाँ पे, इस फैक्ट्री के कारण जो यहाँ पे आसपास के लोग हैं या एक विसिनिटी में जो लोग रहते हैं उनको नुकसान पहुंच रहा है, मतलब मास लेवल पे नुकसान होना चालू हो गया है। तो उस केस में वो क्या कर सकते हैं? वहां प्रोहिबिट कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट को, ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं? प्रोहिबिट कर सकते हैं। और इसका ऑर्डर कौन देगा बेटा? ये तो पार्ट 1 हो गया कि प्रोहिबिट कर देंगे। सेकंड पार्ट कह रहा है इसका क्या, कि ये ऑर्डर कौन देगा? इंस्पेक्टर साहब देंगे, ठीक है। और ये 3 दिन के लिए, मतलब 3 डेज के लिए जो ऑर्डर है, जो टेम्पररी ऑर्डर है, क्योंकि इंस्पेक्टर साहब ग्राउंड लेवल पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और एक बच्चे ने पूछा था क्या ये पुलिस थाने वाले इंस्पेक्टर साहब है? तो नहीं बेटा, फैक्ट्रीज एक्ट के लिए, मतलब इन सारे प्रोविजंस को फॉलो करने के लिए जो लेबर इंस्पेक्टर्स होते हैं वो यहाँ पे एक्ट करते हैं, ना कि जो आपके नॉर्मल जो क्रिमिनल ऑफेंसेस के लिए होते हैं वो यहाँ पे नहीं होते हैं, ठीक है।
तो इंस्पेक्टर जो है बेटा वो 3 दिन के लिए, मतलब कि छोटे इफेक्ट के लिए क्या करते हैं, ये ऑर्डर देते हैं, ठीक है, 3 डेज के लिए ये ऑर्डर देते हैं। और इसको अगर एक्सटेंड करना है तो इसको एक्सटेंड कौन करेगा बेटा, एक्सटेंड कौन करेगा, तो एक्सटेंड करेंगे हमारे चीफ इंस्पेक्टर साहब, ठीक है, क्योंकि ये सीनियर है तो ये इसको एक्सटेंड कर सकते हैं अगर ये उनको लगता है कि भाई नेचर ऑफ द वर्क ऐसा है, ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति है, अगर मान लेते हैं ये ऑर्डर हुआ, ठीक है, ये वाला ऑर्डर हुआ, और कोई व्यक्ति है जो अग्रीव्ड है इस ऑर्डर से, ठीक है, कोई व्यक्ति है जो इससे अग्रीव्ड है, मतलब उसको ये ऑर्डर अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, उसको लग रहा है कि भाई इंस्पेक्टर साहब ने तो बहुत ज्यादती कर दी हमारे साथ, तो वो क्या कर सकते हैं, वो जा सकते हैं बेटा हाई कोर्ट में। कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट, यही है इसका प्रोविजन नंबर 3, ठीक है, कि अगर कोई व्यक्ति जो अग्रीव्ड है इनके ऑर्डर से वो जा सकता है हाई कोर्ट में, ठीक है। चलिए आते हैं अगले पार्ट में। चलिए अब कहा जा रहा है, हाँ यहाँ पे एक और चीज कही जा रही है, क्या कही जा रही है कि कोई भी पर्सन है जिसका एम्प्लॉयमेंट इससे अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, मतलब मान लेते हैं कि मैं वर्क कर रही हूँ और अचानक से कहा गया कि भाई ये जो इंडस्ट्री है ये प्रॉपर नहीं है, बहुत हजार्डस है और आपको यहाँ काम नहीं करना, मैं कहाँ जाऊंगी अचानक से, मतलब मेरे को भी तो अपना घर परिवार चलाना है, तो मैं कहाँ जाऊंगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में द ऑक्यूपायर जो है बेटा उसको ऑल्टरनेटिव रेमेडी देना पड़ेगा, ठीक है, ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है, मतलब उससे थोड़े कम में दे, उससे थोड़ा ज्यादा में दे, उसी लेवल पर दे, लेकिन अचानक से किसी को निकाल देना, मतलब कहीं ना कहीं इंसान डिपेंडेंट होता है अपने जॉब पे, है ना, क्योंकि उसको अपना घर परिवार चलाना होता है। तो उस केस में क्या है कि ऑक्यूपायर के पास ये जिम्मेदारी रहती है कि वो क्या करेंगे, ऑल्टरनेटिव रेमेडी प्रोवाइड करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीबडी। बेटा जिन बच्चों को प्रॉब्लम होगी ना कि अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में बाकायदा टेलीग्राम लिंक है, वहां से आप ज्वाइन करके आप ये जो पीडीएफ है वो वहां से कलेक्ट कर सकते हैं, है ना। मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे पूछते हैं फीडबैक सेक्शन में, तो मैं आपको इसलिए एक्सप्लिसिटली बता दे रही हूँ कि आप वहां जाके वो ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको आराम मतलब आप वहां से आराम से पीडीएफ कलेक्ट कर पाओगे, ठीक है। चलिए आते हैं सेक्शन 88 पे। सेक्शन 88 क्या कहता है बेटा, सेक्शन 88 कहता है नोटिस टू सर्टेन एक्सीडेंट्स, नोटिस ऑफ सर्टेन एक्सीडेंट्स। अगर मान लेते हैं कोई फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण कोई इंजर्ड हो गया, ठीक है, या किसी की डेथ हो गई, कुछ भी ऐसा मिसहैप हो गया, तो उस केस में क्या करना है, तो उस केस में करना है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई भी एक्सीडेंट होता है तो मैनेजर जो है, जो मैनेजर साहब है, उनकी ये पहली जिम्मेदारी है कि ये नोटिस भेजेंगे, किसको भेजेंगे, अथॉरिटीज को, ठीक है, जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं इस सेक्शन में, ठीक है, जो चेक वगैरह करते हैं, विजिट करते हैं फैक्ट्रीज को, चेक करते हैं, तो उनको ये नोटिस भेजेंगे और विद इन टाइम, मतलब एकदम विद इन टाइम भेजेंगे, बहुत जल्दी भेजना है इनको कि भाई हमारे यहाँ ये मिसहैप हो गया है और इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी, ठीक है, क्योंकि ड्यू डिलिजेंस लेने के लिए कहा जाता है, हर फैक्ट्री ओनर को ये कहा जाता है कि आपको भाई ध्यान रखना है, सबका ध्यान रखना है, कुछ भी ऐसा रिस्की फैक्टर नहीं होना चाहिए, ऐसा हर फैक्ट्री ओनर को कहा जाता है। लेकिन क्या वो इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, क्या वो इस चीज को कंप्लाई कर रहे हैं, तो ये चीज प्रूव करनी पड़ेगी ना उनको कि हाँ भाई हमने तो ड्यू डिलिजेंस लिया हुआ था, लेकिन फिर भी जो है वो सामने वाले की गलती थी, या कोई ऐसा एक्सीडेंट था जो कि इनिवेटेबल था, तो उस केस में ये सारा इंसिडेंट हुआ है तो मैनेजर साहब को सबसे पहले नोटिस भेजना पड़ेगा अथॉरिटीज को, ठीक है। और उसके बाद जब ये नोटिस जाएगा ना बेटा, ये नोटिस जाएगा तो इस पे इंक्वायरी कंडक्ट होगी, ठीक है, इंक्वायरी कंडक्ट होगी विद इन 1 मंथ, नोटिस के 1 महीने के बाद, ठीक है, ये है आपका पार्ट 1 और ये है पार्ट 2 कि नोटिस के 1 महीने के अंदर अंदर वहां पे इंक्वायरी कंडक्ट की जाएगी, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे, स्टेट गवर्नमेंट है हमारी, अगर उनको लगता है कि भाई वो रूल्स वगैरह उनको चाहिए, मतलब एक स्पेसिफिक रूल बनाना चाहिए, तो वो रूल्स बना सकते हैं रिगार्डिंग कि इंक्वायरी कैसे होगी, ठीक है, इंक्वायरी का क्या प्रोसीजर होगा, क्या प्रोसेस होगा, इसके रिगार्डिंग रूल्स कौन बना सकता है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, ठीक है। तो मतलब आप पूरे एक्ट में जो बच्चे पूरा पढ़ रहे हैं, मतलब लगभग मुझे लगता है कि 100-150 तो हैं ऐसे, तो जो पूरा पढ़ रहे हैं, तो जो बच्चे पूरा पढ़ रहे हैं उनका ऐसा है कि उनको अगर ये चीज समझ में आ गई होगी कि स्टेट गवर्नमेंट का कितना बड़ा रोल है बेटा फैक्ट्रीज एक्ट में, और क्यों है ये मैं हर सेशन में बताती हूँ, क्योंकि एक तो फैक्ट्रीज और उससे रिलेटेड इश्यूज जो है वो स्टेट के पर्व्यू में आते हैं, पहली चीज, और दूसरी चीज की लॉ बनाना थोड़ा आसान है एज कंपेयर टू उसको प्रैक्टिकली जाके ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट कराना, ठीक है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो देख रही है एक्चुअली कि उनके एरिया में किस नेचर की फैक्ट्री है, किस नेचर का काम किया जाता है ना, ये सारी चीजें वो देख रही हैं, तो इसीलिए उनको पावर जो है वो थोड़ा सा ज्यादा दिया हुआ है, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई डाउट है, कोई क्वेरी हो बेटा तो फीडबैक सेक्शन में प्लीज पूछ लीजिएगा। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, कि आपको लग रहा हो कि नहीं मैम इज मेकिंग एफर्ट्स, तो फिर आप हमें अपना फीडबैक, अपना अप्रिसिएशन भी भेज सकते हैं, एंड वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। मैं तो पर्सनली सबको रिप्लाई करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप ऐसा भेजेंगे तो, ठीक है। चलिए आते हैं सेक्शन 89 में। सेक्शन 89 क्या है बेटा,
नोटिस ऑफ सर्टेन डिजीजेस, नोटिस ऑफ सर्टेन डिजीजेस। अब कुछ डिजीजेस के लिए जो नोटिस है, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि कोई फैक्ट्री है, ठीक है, और फैक्ट्री में कोई डिजीज, मतलब कि जो इसका थर्ड शेड्यूल है ना, इस एक्ट का जो थर्ड शेड्यूल है, थर्ड शेड्यूल में सर्टेन डिजीजेस मेंशन्ड है, ठीक है। अगर उसमें से कोई डिजीज है जो कि इस फैक्ट्री में ड्यू टू कंटामिनेशन, ड्यू टू इनहाइजीनिक कंडीशन, इसके कारण से अगर कोई डिजीज हो गया है, तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, इसमें भी क्या करना पड़ेगा भाई, तो इसमें भी अथॉरिटीज को सबसे पहले बताना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले अथॉरिटीज को क्या करना पड़ेगा, नोटिस भेजना पड़ेगा, ठीक है। अथॉरिटीज को सबसे पहले आप क्या करेंगे, नोटिस भेजेंगे कि भाई ऐसा ऐसा हमारे यहाँ हो गया है, ठीक है। और उसके बाद, ठीक है, विद इन टाइम अथॉरिटीज को नोटिस भेजेंगे, कैसा, विद इन टाइम, ठीक है। चलिए, अब इसका पार्ट 2 क्या कह रहा है, पार्ट 2 कह रहा है, इसका ये तो पार्ट 1 हो गया। अब इसका पार्ट 2 क्या कह रहा है कि अगर कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर है, ठीक है, कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर है जिसने की अटेंड किया एक ऐसे पर्सन को जो कि बीमार है, ठीक है, एक ऐसे पर्सन को अटेंड किया जो कि बीमार है, और वो क्या कर रहा है, वो जो बीमारी है वो उसको उस फैक्ट्री से लगी है, ठीक है, ऐसा मेडिकल प्रैक्टिशनर को पता चलता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी तुरंत। जैसे ही उनको पता चला कि ये जो बीमारी है ये फैल सकती है और ये किसी पर्टिकुलर यूनिट, पर्टिकुलर नेचर ऑफ इंडस्ट्री में काम करने से हुई है, तो वो तुरंत रिपोर्ट भेजेंगे। किसको भेजेंगे, चीफ इंस्पेक्टर साहब को। चीफ इंस्पेक्टर का पावर यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है, फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर। तो चीफ इंस्पेक्टर साहब को ये क्या करेंगे, तुरंत में रिपोर्ट भेजेंगे कि भाई ऐसी ऐसी मिसहैप हो रही है, ऐसा ऐसा जो डिजीज है वो आउटब्रेक हो रहा है, ठीक है। और उसमें क्या क्या डिटेल रहेगी बेटा, तो उसमें डिटेल रहेगा क्या, नेम रहेगा जो पेशेंट है, नेम एंड एड्रेस ऑफ पेशेंट, ठीक है, नेम रहेगा, एड्रेस रहेगा किसका भाई, पेशेंट का। दूसरा क्या रहेगा, डिजीज का नाम रहेगा कि भाई कौन सी डिजीज से सफर कर रहे हैं। फिर और क्या रहेगा, फैक्ट्री का नेम एड्रेस रहेगा, ठीक है, फैक्ट्री का नेम और एड्रेस रहेगा कि किस फैक्ट्री में वो काम करते थे, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो चीफ इंस्पेक्टर साहब हैं वो रिपोर्ट को देखेंगे, ठीक है, और उसके बाद ये रिपोर्ट को उन्होंने देखा और उसके बाद ये अपॉइंट करेंगे सर्टिफाइंग सर्जन को, जो कि इस एक्ट में मेंशन्ड है ना, सर्टिफाइंग सर्जन। ये कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर है बेटा, ये कोई भी हो सकता है, लेकिन सर्टिफाइंग सर्जन जिसको इस एक्ट में अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। तो ये जो सर्टिफाइंग सर्जन है, इनको ये क्या करेंगे, इनको बोलेंगे और ये सर्टिफाइंग सर्जन फिर उसमें सर्टिफिकेट देंगे, ठीक है, कि भाई ये जो बीमारी है ये खुद ही खुद हो गई है, या फिर यहाँ की जो मतलब जो हवा पानी है या इस फैक्ट्री के अंदर कुछ ऐसा बन रहा है, इसके कारण से ये बीमारी हुई है। ये चीज यहाँ पे मेंशन कौन करेगा, यहाँ पे मेंशन करेंगे हमारे जो सर्टिफाइंग सर्जन है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये जितना भी पैसा खर्च होगा बेटा, जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर को जो पेमेंट होगा, जितने भी पैसे खर्च होंगे, वो सारा कुछ रिकवरेबल होगा। ये रिकवरेबल होगा, कहां से रिकवरेबल होगा, तो फ्रॉम द ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री, ठीक है, ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री। जिस फैक्ट्री का ये बंदा है, जहां पे ये डिजीज आउटब्रेक हुआ है या कुछ भी हुआ है, उनसे ये रिकवर किया जाएगा। ये जो भी पेमेंट है वो उनसे रिकवर किया जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलो, अब ये अगर जो आपके मेडिकल प्रैक्टिशनर है, मतलब ये कोई सरकारी ऑफिसर थोड़ी ना है, तो अगर इनको लगे कि नहीं भाई हम तो क्या मतलब है हमको, हम क्यों ही जाएंगे और जाकर के बोलेंगे कि भाई ये जो बंदा आया था ये हमारा मतलब इस बीमारी से ग्रसित है और ये सारा हो सकता है, दुश्मनी लेने वाली बात हो जाएगी। तो अगर ऐसा करते हैं, क्योंकि ये हमारी मोरल ऑब्लिगेशन है, मोरल ऑब्लिगेशन के साथ साथ हमारी ऐसी ड्यूटी है जिसके कारण बहुत लोगों का नुकसान हो सकता है, तो उस केस में क्या किया जाएगा, तो ये जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है बेटा, उनको अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो इनको पनिशमेंट भी हो सकती है। कितनी हो सकती है, फाइन हो सकता है, 1000 रुपए तक का फाइन हो सकता है। पहले जो एक्ट था उसमें ये मतलब 87 से पहले जो था इसका, उसमें 50 रुपए थे, 87 में इसको बढ़ा करके 1000 रुपए कर दिया। अगर कोई रिसेंट मॉडिफिकेशन होगा इसमें तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, मैं भी कर लूंगी, अगर कोई ऐसा होता है तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। चलिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई गेस आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम होगी तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। चलिए, सेक्शन 5, इसका पार्ट 5 क्या कहता है, पार्ट 5 कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखो यहाँ पे एक छोटी सी जगह है जहां पे सेंट्रल, इसीलिए मैं स्पेसिफिकली इसको बता रही हूँ, यहाँ पे एक छोटी सी जगह है जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल है बेटा। ऐसे तो पूरे एक्ट में आपको स्टेट ही घूमता फिरता दिखेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उनको लगता है कि भाई थर्ड शेड्यूल में कुछ अमेंडमेंट चाहिए, कुछ एडिशन चाहिए, कुछ ऑल्ट्रेशन चाहिए, तो वो कर सकते हैं वाया नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। क्या कर सकते हैं वो कर सकते हैं एडिशन और ऑल्टरेशन इन द थर्ड शेड्यूल, ठीक है,
शेड्यूल में वो चाहें तो कुछ भी जोड़ घटाव कर सकते हैं, ठीक है, अगर स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है तो। यहाँ पे एक लौती ऐसी जगह बेटा जहां पे स्टेट नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसीलिए इस प्रोविजन को तो ध्यान ही रखिएगा। चलिए आते हैं अब हम सेक्शन 90 में। अब सेक्शन 90 क्या कहता है जरा देखते हैं। पावर टू डायरेक्ट इंक्वायरी, पावर टू डायरेक्ट इंक्वायरी into cases of accident और डिजीज। अगर कोई केस होता है बेटा एक्सीडेंट का या डिजीज का, जो भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में इंक्वायरी का पावर किसको है? तो स्टेट गवर्नमेंट हमारी ना, हर जगह पे आपको स्टेट गवर्नमेंट ही दिखेगी। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो किसी कॉम्पिटेंट पर्सन को अपॉइंट कर सकती है बेटा, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो किसी कॉम्पिटेंट पर्सन को अपॉइंट कर सकती है कि वो जा करके देखें कि कोई भी डिजीज है या एक्सीडेंट है, ठीक है, डिजीज है या फिर कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, तो उसको चेक करने की जिम्मेदारी इस कॉम्पिटेंट पर्सन की रहेगी। और ये जो कॉम्पिटेंट पर्सन है बेटा, इसके पास पावर कौन सा होगा? इसके पास पावर होगा ऑफ अ सिविल कोर्ट। अब पावर ऑफ सिविल कोर्ट क्या होता है? ये जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उनको तो बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि पावर ऑफ सिविल कोर्ट होता क्या है। तो क्या होता है पावर ऑफ सिविल कोर्ट? कि आप किसी को बुला सकते हो, समन कर सकते हो, आप कोई डॉक्यूमेंट मंगवा सकते हो, आप एविडेंस देख सकते हो। तो ये जितना भी एक सिविल कोर्ट काम कर सकती है ना बेटा, वही सारे काम जो है ये कॉम्पिटेंट पर्सन भी उसी कैपेसिटी में कर सकता है, ठीक है। विटनेस को बुला सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करा सकते हैं, ठीक है। ये सारे पावर हमने लगभग सब एक्ट में ये पढ़ा है, ठीक है। चलिए, और ये जो पर्सन है जो भी इंक्वायरी कर रहे हैं, ये जो कॉम्पिटेंट पर्सन है, ये क्या करेंगे? ये रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट किसको देंगे भाई? तो ये देंगे स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट को ये रिपोर्ट देंगे कि भाई हमने ये इंक्वायरी कंडक्ट की और इसका ये रिजल्ट आया है, ठीक है। अब स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि भाई इस रिपोर्ट को क्या करना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे इस रिपोर्ट को तो पब्लिश भी करा सकती है। अगर उनको लगता है कि भाई इसका पूरा पब्लिश होना चाहिए या फिर इसका कोई पार्ट पब्लिश होना चाहिए, ठीक है, तो ये पब्लिश भी करा सकती है। पहली चीज तो देखो बहुत आसान है ये पूरा, मतलब पूरा एक्ट पूरा जो है 2 लाइन में मैं आपको समझा दूंगी। क्या है ये? स्टेट गवर्नमेंट जो है वो किसी कॉम्पिटेंट पर्सन को अपॉइंट कर सकती है। ये है इसका पार्ट 1, ठीक है, सेक्शन 90 का पार्ट 1 है ये, कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो किसी कॉम्पिटेंट पर्सन को ये अपॉइंट कर सकती है, ठीक है। पार्ट 2 क्या है? कि उसके पास पावर क्या है? सिविल कोर्ट का है। पार्ट 3 क्या है? ये कॉम्पिटेंट पर्सन इनको देगा रिपोर्ट, ठीक है। पार्ट 4 क्या है? ये रिपोर्ट चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट पब्लिश कर सकती है, ठीक है। और पार्ट 5 क्या है? पार्ट 5 है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो ये रूल्स रेगुलेशंस भी बना सकती हैं इंक्वायरी का, ठीक है। रूल्स बना सकती हैं किसके लिए भाई? तो रिगार्डिंग इंक्वायरी के लिए ये चाहे तो रूल्स भी बना सकती हैं, ठीक है। चलिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम है बेटा? कोई क्वेरी है? अगर कोई क्वेरी है तो पूछ ले। देखो कितने शॉर्ट में हमने 5 पार्ट पढ़ लिया ना। तो ऐसे ही शॉर्ट में आपको पढ़ना है बेटा, ऐसे ही आपको बस एक ब्रीफ रखना है, ठीक है। रिवाइज करोगे तो आराम से आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। चलिए आते हैं सेक्शन 91 में। सेक्शन 91 क्या कहता है? सेक्शन 91 कहता है पावर टू टेक सैंपल्स। पावर टू टेक सैंपल्स, नाम से समझ में आ रहा है कुछ कि क्या क्या बात की जा रही है? जाहिर सी बात है, कोई एक्सीडेंट होता है या कोई डिजीज आउटब्रेक होता है तो सैंपल लेने पड़ेंगे ना, चेक करना पड़ेगा ना कि भाई यहाँ पे पर्टिकुलर जो काम हो रहा है वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कहीं ये डिजीज यहाँ से ही बाहर से फैली हो या फिर यहीं से ब्रेक हुई है, तो ये चीज कैसे पता चलेगी? सैंपल लेने पे पता चलेगी। तो कह रहे हैं कि जो इंस्पेक्टर साहब है, किसके पास है यहाँ पे पावर है किसके पास? इंस्पेक्टर साहब के पास पावर है कि वो ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स, कब? ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऑड आवर में जाकर के ले रहे हैं, नहीं, वर्किंग आवर्स में अगर वो चाहें तो वो क्या कर सकते हैं? वर्किंग आवर्स में जाकर के मैनेजर्स को बोलेंगे कि भाई हम जो है वो सैंपल लेना चाहते हैं और वहां से वो सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वहां से वो मैनेजर को बोल करके सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि भाई यहाँ पे कुछ एक्ट प्रॉपरली फॉलो नहीं हो रहा है या फिर कोई ऐसा मतलब कोई इंजुरी हो सकती है, कोई रिस्क है यहाँ पे, तो इसके लिए वो यहाँ पे सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो सैंपल लेंगे ना बेटा, ये जो सैंपल लेंगे उसके ये करेंगे 3 हिस्से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो सैंपल ये उठाएंगे इसके ये करेंगे कितने? 3 हिस्से करेंगे। अब 3 हिस्से काहे के लिए करेंगे? तो 3 हिस्से में जो पहला हिस्सा होगा, ठीक है, वो क्या करेंगे? जो पर्सन इन्फॉर्म्ड है उसको देंगे, ठीक है। जो फर्स्ट हिस्सा है वो उसको देंगे। जो इसका सेकंड पार्ट है, जो सेकंड पोर्शन है, वो किसको देंगे? गवर्नमेंट एनालिस्ट को देंगे, ठीक है। गवर्नमेंट एनालिस्ट को देंगे ये कि भाई वो एनालाइज करके अपना रिपोर्ट देंगे। और थर्ड जो हिस्सा है, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि आप किसी के कॉम्पिटेंसी पे क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है। गवर्नमेंट एनालिस्ट को दिया गया है, बिल्कुल सेफ है क्योंकि वो उस पोजीशन में काम कर रहा है, उस कैपेसिटी में काम कर रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर कोई व्यक्ति करप्ट होना चाहता है तो उसका कोई ऐसा नहीं है कि आप कह सकते हो कि भाई ये व्यक्ति करप्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस चीज को लॉ ने इस चीज को ध्यान रखा है कि कभी भी कोई भी पावर जो है ना वो मतलब पर्सन उसको ओवरराइड ना करे।
पावर पर्सन को ओवरराइड करेगी, ना कि पर्सन पावर को ओवरराइड करेगा। इस चीज का ध्यान किसी भी लेजिस्लेशन में पूरा रखा जाता है। इसीलिए एक पर्सन इन्फॉर्म के पास है, एक गवर्नमेंट एनालिस्ट के पास है, और एक रखा जाएगा किसके लिए, तो कोर्ट में सबमिट करने के लिए, ताकि ये चेक किया जा सके कि ये जो सैंपल है वो ऐसा नहीं है कि चेंज किया गया है या फिर जरा सा भी शक की गुंजाइश है यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जो सैंपल है उसके 3 हिस्से किए जाते हैं, एक हिस्सा पर्सन इन्फॉर्म को, दूसरा गवर्नमेंट एनालिस्ट को, और तीसरा कोर्ट में सबमिट किया जाता है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक कोई डाउट है? कोई डाउट होगा बेटा तो फिर से मैं वही कह रही हूँ कि पूछ लीजिएगा, है ना। वैसे अब आप लोग पूछने लगे हैं, बहुत बहुत लोगों के अप्रिसिएशन आ रहे हैं, और मतलब लिटरली ये इनिशिएटिव का जो टारगेट था ना वो मतलब फुलफिल हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों की हेल्प कर सके ये, और यही हमारा मोटो है। द मोटो ऑफ दिस प्लेटफॉर्म इज कि भाई ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अपने सपने के और करीब ले जा सके, ठीक है। चलिए, सेक्शन 91A, सेक्शन 91A क्या कहता है? सेफ्टी एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे। अब ये क्या है भाई, सेफ्टी एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे? अभी तक हम चेक वगैरह कर रहे थे, किसके लिए चेक कर रहे थे? अभी हमने देखा कि हम सैंपल्स ले रहे थे, है ना, इंक्वायरी होल्ड कर रहे थे अगर कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है। लेकिन टाइम पे हम सेफ्टी और ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे भी कंडक्ट किया रहा है जा सकता है ना, कि कोई फैक्ट्री है जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और कोई भी डाउट है अगर कि भाई यहाँ पे चीजें कैसे मैनेज हो रही हैं, तो वहां पे क्या है कि सेफ्टी और ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे भी कंडक्ट कराया जा सकता है। कौन कंडक्ट कराएगा? तो कराएंगे भाई द चीफ इंस्पेक्टर साहब या फिर डायरेक्टर जनरल, डीजी लिखा है मैंने, डायरेक्टर जनरल है वो, ठीक है। डायरेक्टर जनरल ऑफ फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट्स, डायरेक्टर जनरल ऑफ फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट्स, ये क्या करेंगे बेटा, ठीक है, या ये हो गए, या तो फिर हो गए डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ठीक है, हेल्थ सर्विसेज। तो ये क्या कर सकते हैं, समय समय पर आपका सेफ्टी और ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे करा सकते हैं, ठीक है। अब जब ये हेल्थ सर्वे कराएंगे, पार्ट 2 क्या कहता है, हेल्थ सर्वे कराएंगे तो जितने भी जो लोग हैं, ठीक है, जो काम कर रहे हैं वहां पर, उनको क्या करना पड़ेगा, मेडिकल एग्जामिनेशन में आना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कह सकते कि भाई हम तो नहीं कराएंगे अपना मेडिकल एग्जामिनेशन, क्योंकि दैट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल, यहाँ के लोगों के बेनिफिट के लिए। और पार्ट 3 क्या कहता है कि जो भी टाइम लगेगा बेटा, जो भी ये मेडिकल एग्जामिनेशन कराने में टाइम लगेगा, ठीक है, और अगर ज्यादा टाइम लगेगा तो उसका वेज प्रोवाइड किया जाएगा प्रॉपरली कैलकुलेट करके, ठीक है। उसको कोई भी टाइम जो कि मेडिकल एग्जामिनेशन कराने में या इंफॉर्मेशन फर्निश करने में लगा है तो उसका पेमेंट जो है वो किया जाएगा, जैसे कि ओवर टाइम का पेमेंट किया जाता है। ओवर टाइम का पेमेंट कैसे किया जाता है, पिछले सेशन में हमने पढ़ा है, तो आप मुझे बताएंगे कि ओवर टाइम का पेमेंट कैसे किया जाता है। तो जिस तरह से ओवर टाइम का पेमेंट किया जाता है वैसे ही यहाँ पे इसका पेमेंट भी किया जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ तक मुझे लगता है कि आपका सारा जो डाउट्स है, चीजें हैं, वो यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। अब हम ये जो चैप्टर 9 था हमारा स्पेशल प्रोविजंस, वो यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। अब हम आने वाले हैं आपका चैप्टर 10 पे। वी विल बी स्टार्टिंग चैप्टर 10 दैट इज पेनाल्टीज एंड प्रोसीजर्स। टोटल 11 चैप्टर्स हैं बेटा, तो मैं कोशिश करूंगी कि ये वाला थोड़ा सा पढ़ा दूं और उसके बाद जो अगला सेशन हो उसमें हम फैक्ट्रीज एक्ट को बिल्कुल ऐसे एकदम संपन्न कर ले, है ना, क्योंकि बहुत टाइम लग गया, क्योंकि PYQs भी थे, तो ये थोड़ा सा ये एक्ट लंबा भी था तो टाइम लग गया। पर जो अपकमिंग और एक्ट्स है वो छोटे हैं, ठीक है। कोर्ट्स हैं वो थोड़े से लेंदी है, पर वो आपको पूरा नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ जो मेजर चेंजेस है वो देखने हैं। तो वील बी ट्राइंग कि वेरी सून हम लेबर लॉ को बाइंड अप कर सकें, ठीक है। लेकिन आप पढ़िए, मतलब ये नहीं कि ऐसा वेट कर रहे हैं कि मैडम जब खत्म करेंगी तो हम शुरू करेंगे, नहीं, हम मेरी लाइन जहां खत्म होगी वहां से आपको नहीं शुरू करना है, आपको मेरे साथ साथ चलना है ना। आपको ऐसे डायलॉग बाजी नहीं करना है कि जहां से तुम्हारी लाइन खत्म होती है वहां से हम शुरू होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है, हमको साथ साथ में चलना है ताकि हमारा कोई बैकलॉग ना बने, ठीक है। चलिए, चैप्टर 10 क्या है आपका, पेनाल्टीज एंड प्रोसीजर्स। क्या है भाई, तो जनरल पेनाल्टी क्या है, पेनाल्टीज प्रोसीजर में बहुत मजा आता है, नहीं, क्योंकि पता चलता है कि भाई कितना कितना सजा है। अभी तक तो हमने क्या पढ़ा, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, पर भाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये तो हमने अभी पढ़ा ही नहीं है कि भाई अगर हम ऐसा कर देंगे तो क्या हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि क्या पेनाल्टी की बात की जा रही है, कि मतलब अगर कोई गलती करता है तो उसको कितनी पेनाल्टी भरनी पड़ेगी भाई। और मतलब ऐसा तो नहीं है कि टूथलेस टाइगर की तरह वर्क कर रहा है कि बस नहीं करना है, नहीं करना है, लेकिन कोई पेनाल्टी नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें सबसे पहले है जनरल पेनाल्टी, कि अगर कोई भी ऑक्यूपायर है बेटा, ठीक है, कोई भी ऑक्यूपायर है या कोई भी मैनेजर है, ठीक है, जो कि गिल्टी पाया जाता है,
कोई भी जो कि गिल्टी पाया जाता है, इस एक्ट के प्रोविजंस को जो है वो कंप्लाई नहीं करता है, तो उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है बेटा। कितनी हो सकती है इम्प्रिजनमेंट? तो 2 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, ठीक है। मैक्सिमम जो है वो मैक्सिमम 2 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, और इसके साथ साथ फाइन भी हो सकता है। फाइन कितना हो सकता है? फाइन हो सकता है आपका मैक्सिमम 1 लाख रुपीज, ठीक है। 1 लाख जो है वो मैक्सिमम फाइन आपका हो सकता है, यानी कि आपका इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट 2 ईयर्स का, और फाइन हो सकता है 1 लाख रुपीज का, ठीक है। और अगर ऐसा लोग क्या है कि मान लेते हैं कि किसी को इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों हो गया, ठीक है, तो मान लेते हैं कि वो इम्प्रिजनमेंट तो झेल रहा है लेकिन फाइन उसने जमा नहीं किया है, तो फिर ये एक्सीड हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति है जो कि इसको नहीं फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो वो एक्सीड हो सकता है। कितना एक्सीड हो सकता है? तो 1000 रुपीज पर डे, 1000 रुपीज पर डे जो है वो एक्सीड भी हो सकता है, ठीक है। ये यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ये जनरल पेनाल्टी है, ठीक है, कि अगर कोई इस एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको इतना इतना फाइन दिया जा सकता है, ठीक है। पहले ये कम था, पहले कितना था? तो पहले था आपका ये जो टेनर था वो 3 मंथ्स था और ये 2000 रुपीज था, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है। तो मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि आपको अपडेटेड ही दूं। कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि बेयर एक्ट में जो है ना वो जो अपडेट हुआ है वो एक्चुअली में मेंशन नहीं किया रहता है, तो एक आध जगह पे कहीं पे ऐसा छोटा मोटा अगर एरर हो गया तो अगले सेशन में मैं बता भी देती हूँ, ठीक है। बट आप भी अगर आपको लग रहा है कि भाई आपको पता है कि ये एरर हो गया है तो ह्यूमन मिस्टेक है, तो आप भी इसको मतलब इतना दिल पे मत लिया कीजिए, है ना। ऐसे मैं कोशिश तो करती हूँ कि जितना भी जो बिल्कुल अपडेटेड न्यूज है वो आपसे शेयर करूं, क्योंकि वही आपके एग्जाम में बेनिफिशियल है। चलिए आते हैं हम सेक्शन 93 में। सेक्शन 92 हमारा हो गया, सेक्शन 93 कि अगर कोई ओनर है बेटा, कोई प्रेमाइसिस का ओनर है तो उसकी कुछ लाइबिलिटी होती है, तो वही लाइबिलिटी की हम बात करेंगे। लाइबिलिटी ऑफ ओनर ऑफ प्रीमाइसिस। ऐसा होता है ना कि कोई रेंट पे लिया हुआ रहता है, ठीक है, या फिर कोई ऑक्यूपायर अलग है, ओनर अलग है, तो कुछ कंडीशन में क्या है कि ओनर की भी कुछ लाइबिलिटी होती है। ऐसा थोड़ी ना है कि हमने बस दे दिया उसके बाद हमें कुछ लेना देना ही नहीं है कि भाई वहां पे क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस चीज के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो कहा जा रहा है कि अगर कोई प्रीमाइसिस है जहां पे अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, तो कुछ ऐसे कॉमन फैसिलिटीज होती है बेटा, ठीक है, जैसे कि आप कोई मार्केट वगैरह में दुकान भी लोगे ना, या फिर कोई ऐसा प्लाजा वगैरह है जहां पे सबके अलग अलग शॉप्स हैं, तो वो भी क्या करते हैं, हर मंथ कुछ मेंटेनेंस चार्ज देते हैं। इवन फ्लैट्स में, मतलब आजकल तो अपार्टमेंट्स फ्लैट्स का जमाना आ गया है, तो वहां पे भी आप देखोगे कि कुछ मेंटेनेंस चार्ज दिया जाता है कॉमन फैसिलिटीज के लिए, कि जो वरांडा वगैरह है उसमें जो झाड़ू पोछा होगा, फिर जो कचरा वगैरह उठाएंगे, है ना, उसके बाद जो लाइटिंग होगी, लिफ्ट्स होंगे, तो उसके लिए क्या है कि जो कुछ कॉमन फैसिलिटीज होती है, तो ये कॉमन फैसिलिटीज जैसे कि रोड्स हो गए, ड्रेनेज हो गया, वाटर सप्लाई, लाइटिंग, इन सब की जिम्मेदारी जो है वो ओनर ऑफ द प्रीमाइसिस की है। मतलब कि सिर्फ इसलिए कि हमने किसी को दे दिया वो, इसका मतलब ये नहीं, अगर वो जॉइंट है, मतलब कि अगर पूरा ही किसी को दे दिया है तो बात अलग है कि भाई सामने वाले की जिम्मेदारी है, लेकिन अगर सबकी अपनी अपनी छोटी छोटी सी यूनिट है तो वहां पे ओनर की भी ये जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। चलिए दूसरा क्या है, दूसरा इसका पार्ट 2 क्या कहता है, ये तो हो गया पार्ट 1 बेटा की कॉमन फैसिलिटीज के लिए उनकी जिम्मेदारी है। पार्ट 2 क्या कहता है कि जो चीफ इंस्पेक्टर हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, मतलब चीफ इंस्पेक्टर विद द परमिशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के कन्वीनेंस में ये क्या कर सकते हैं, तो ये ओनर ऑफ द प्रीमाइसिस को ऑर्डर इशू कर सकते हैं इन चीजों के रिगार्डिंग, ठीक है, कि अगर ये सारे कॉमन फैसिलिटीज फॉलो नहीं हो रहे हैं तो ये ऑर्डर इशू कर सकते हैं कि भाई आपको ये चीजें करवानी पड़ेंगी, ठीक है। अब तीसरा थर्ड पार्ट क्या है, क्या क्या चीजें ध्यान देनी पड़ेंगी, तो क्या क्या अगर उन्होंने लीज पे दिया है, फ्लोर्स दिया है, फ्लैट्स दिया है, अगर लीज पे दिया है तो क्या क्या चीजें उन्हें ध्यान देनी पड़ेगी, तो भाई जो भी सैनिटेशन से रिलेटेड है, जो भी यूरिनल्स हैं, ठीक है, वॉशिंग फैसिलिटीज है, तो इन चीजों पे तो भी इनको ध्यान देनी पड़ेगी, क्योंकि हर किसी ने क्या क्या एक यूनिट ले लिया है, लेकिन पूरा जो है वो तो ओनर को ध्यान देना पड़ेगा ना। उसके अलावा और क्या करना पड़ेगा, फेंसिंग वगैरह का ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। सेफ मीन्स ऑफ एक्सेस, यानी कि कहीं पे अगर आप एक मतलब फर्स्ट फ्लोर से लेके फोर्थ फ्लोर पे जा रहे हैं तो सेफ मीन्स ऑफ एक्सेस होना चाहिए, ऐसा नहीं होने की रिस्की है, ठीक है। उसके बाद फिर प्रिकॉशन होने चाहिए, फायर वगैरह अगर है तो फायर के लिए क्या होने चाहिए, प्रिकॉशंस होने चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है वो सारी चीजें क्या है कि ये इनको फॉलो करनी पड़ेगी क्योंकि ये ओनर है, ठीक है। और चीफ इंस्पेक्टर साहब, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सारी चीजें करने के लिए चीफ इंस्पेक्टर साहब इनको ऑर्डर दे सकते हैं जब ये चाहें, ठीक है। कोई भी प्रोविजन हो, ये जितने भी प्रोविजन है इनको फॉलो करने के लिए चीफ इंस्पेक्टर साहब विद द परमिशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ये इनको ऑर्डर कर सकते हैं ओनर को। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई हम ऑर्डर नहीं कर सकते या कुछ भी, क्योंकि ओनर की जिम्मेदारी होती है और इस चीज को फैक्ट्रीज एक्ट में बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ है, ठीक है। चलिए आते हैं सेक्शन 94 पे। सेक्शन 94 कहता है, क्या कहता है भाई कि अगर आप एक बार गलती किए सुधर ही नहीं रहे, मतलब आपको सेक्शन 92 में एक बार सजा हो गई,
मतलब आपको ये सारा सजा हो गया, फिर भी आप सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो फिर क्या किया जाएगा? तो फिर आपको, अगर आप रिपीट कर रहे हो, ठीक है, अगर आप रिपीट कर रहे हो मतलब आप सुधर ही नहीं रहे हो, ठीक है, और उसके बाद मतलब कि आपको सजा हो गई फिर भी आप नहीं मान रहे हो, तो आपका जो इम्प्रिजनमेंट है, मतलब आप नहीं, जो भी व्यक्ति ऐसा कर रहा है उसके लिए है, बिल्कुल ऐसा दिल पे नहीं लेना है। तो इम्प्रिजनमेंट अगर है तो वो जो 2 साल का था अब वो एक्सटेंड होके कितना हो सकता है बेटा? 3 इयर्स का हो सकता है, एक्सटेंड टू 3 इयर्स तक ये हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा फाइन कितना हो सकता है? फाइन हो सकता है आपका कितना? 10,000 रुपए। आप कहोगे मैम पहले तो 1 लाख रुपए था, तो 10,000 बेटा मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है। 10,000 से लेकर के 2 लाख तक का फाइन हो सकता है, ऐसा कहा गया है, ठीक है। मैक्सिमम 2 लाख का फाइन, क्योंकि एक बार की गलती इंसान माफ कर देता है, दूसरी बार की गलती भगवान माफ करते हैं। अब इंसान सुधर ही नहीं रहा है, बात ही नहीं मान रहा है, तो फिर उसको क्या है, थोड़ी सजा भी देनी पड़ती है। तो ये सजा जो है वो दिया गया है, ठीक है। पर आप ये गलती मत करना, आप अच्छे से पढ़ाई करना। इस बार ऐसा नहीं, रिग्रेट नहीं होना चाहिए भाई कि हमने एग्जाम में ढंग से पढ़ लेते तो हमारा एग्जाम निकल जाता है ना। तो रिग्रेट बिल्कुल नहीं करना है। चलिए, अब और क्या कहा जा रहा है कि भाई इस एक्ट, ये तो पार्ट 1 है बेटा इसका। अब इसका पार्ट 2 क्या कह रहा है? पार्ट 2 कह रहा है कि इस एक्ट से रिलेटेड, ये जो एक्ट है ना, इस एक्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई कंप्लेन करनी है तो विद इन 2 इयर्स कर देनी है, ठीक है। लिमिटेशन जो है वो 2 साल का है। 2 साल के बाद मतलब कोई भी ऐसी गलती जो 2 साल से ज्यादा पुरानी है, उसका जो कॉग्निजेंस है, उसका कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा, ठीक है। अगर इससे ज्यादा पुरानी है तो इसका कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा। इस चीज को बहुत ध्यान से बता दिया गया है। अब ये लास्ट एक सेक्शन छोटा सा है, पढ़ लेते हैं। पेनाल्टी फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग इंस्पेक्टर। अगर आप इंस्पेक्टर साहब को ही काम नहीं करने दे रहे हो, मतलब आप बिल्कुल अलग ही दिशा में चल रहे हो, आप कह रहे हो कि नहीं भाई हम नहीं घुसने देंगे आपको, तो अगर आप इंस्पेक्टर साहब को ऑब्स्ट्रक्ट करो, तो बेटा इंस्पेक्टर साहब कुछ हल्के पतले आदमी नहीं है, वो पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है। आप भी जब एग्जाम निकालोगे तो पब्लिक सर्वेंट बनोगे, तो लोग ऐसा कहेंगे कि नहीं भाई आप सरकारी आदमी हो। तो ये भी जो हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं, ये भी क्या है? ये भी सरकारी आदमी है, और इनको ऐसे ही नहीं करना है कि मन आया तो आने दिए, मन आया तो नहीं आने दिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या हो सकता है, आप नहीं मतलब जो भी ऐसा करता है उसके लिए इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। कितनी हो सकती है भाई? तो 6 मंथ्स की हो सकती है, ठीक है। पहले कुछ और था, पहले 3 मंथ्स था, ठीक है। अब इसको अमेंड करके 6 मंथ किया गया फिर 87 में। तो ये 6 मंथ्स की हो सकती है, और फाइन भी हो सकता है। फाइन कितना हो सकता है बेटा? 10,000 का हो सकता है। तो 10,000 का फाइन तो कम है, फिर इंस्पेक्टर साहब जितने डंडे लगाएंगे ना, फिर पता चलेगा फाइन और इम्प्रिजनमेंट तो छोटी चीज लगेगी फिर, ठीक है। तो चलो, ये मतलब कि इंस्पेक्टर साहब को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करना है, ठीक है। सेक्शन 96 से बेटा हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। मोस्ट प्रोबेबली हम कोशिश करेंगे कि अगले पार्ट में इसको खत्म कर दिया जाए, लेकिन अगर कुछ प्रोविजन थोड़ा लंबा होगा तो 5-10 मिनट अगर एक्सीड भी हो जाए तो क्या ही है, जब आपने इतने बड़े बड़े जंग पार कर लिए तो 5-10 मिनट तो कुछ नहीं है। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। पढ़ते रहिए, अपने प्यारे प्यारे से फीडबैक्स हमें भेजते रहिए, क्योंकि हमारा आज 1 मंथ बर्थडे है ना। नोट्स वगैरह की जहां तक बात है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, वहां पे आपको मिल जाएगा और आप वहां से कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, बिल्कुल हमसे पूछिए, बेझिझक पूछिए, मैं पर्सनली सबको आंसर करती हूँ। लेकिन बस पढ़ते रहिए, क्योंकि 3-4 महीने बाद ना मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे आप आए वापस इस वीडियो पे, और यहाँ आकर के आप हमें बताएं कि जो हम पढ़े थे उससे आपका जो आंसर्स है वो प्रॉपरली आपसे बना है कि नहीं, और आपका पेपर अच्छा गया है कि नहीं। ये मैं मतलब अपने कानों से सुनने के लिए तरस रही हूँ। 3 महीने मुझे वेट करना पड़ेगा, तो इस वेट को मतलब ऐसा बनाइए कि मतलब पढ़ाई लिखाई आपकी इतनी अच्छी हो कि ये बात मैं एक्चुअली में सुन पाऊं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।